Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT, Indian Constitution at Work, and we are on chapter 1, Indian Constitution Why and How. This is part 3 of this chapter. We have already discussed 2 parts earlier before this, wherein which we discussed the need of the constitution and authority of the constitution, and in the part 2 we discussed about the authority of the constitution कि constitution जो है अपनी authority कहाँ से derive करता है. आज के सेशन में उसके आगे के पॉइंट पढ़ेंगे कि how Indian Constitution was made and composition of कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. देखिए ये दोनों फैक्टर्स हैं जो कि हमारे भारत के संविधान की अथॉरिटी डिराइव करते हैं कि कैसे हमारा भारत का संविधान आया और हमारा संविधान लेकर कौन आया, है ना. ये दोनों चीज़ें आसानी से हम पढ़ लेते हैं. स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड. सो ये बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, है ना. ये बात आपको याद रखनी है कि हमारे जो भारत का पार्टीशन हुआ था उसके पहले ही ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई थी. इसकी फर्स्ट सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में. जैसा कि आपको याद होगा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था. फिर उसको रीअसेंबल किया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये कब हुआ? ये हुआ डिवीजन के बाद, पार्टीशन के बाद 14 अगस्त 1947 को. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट किए गए थे. ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस कहीं से नहीं हुआ था. और ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे दे वर फ्रॉम द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम बहुत ही फेमस एक्ट जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो वो है 1935 का एक्ट. ठीक है, उसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था. फिर आया हमारा कैबिनेट मिशन प्लान जिसने बहुत सी चीज़ें बताई. कैबिनेट मिशन प्लान में यहाँ पर इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एस्टैब्लिश की थी. इन्होंने बताया था कि किस तरह ये जो असेंबली है उसको इलेक्ट करना है. यहाँ पे क्या किया इन्होंने? ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन. यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले बता दूँ कि पहले इंडिपेंडेंस के पहले कुछ होते थे प्रोविंसेस जिनको आप मॉडर्न डे स्टेट्स समझ लीजिए. प्रिंसली स्टेट्स जो कि थे आपके राजवाड़े, है ना. इस तरह से 2 सेक्शंस में आपका देश डिवाइडेड था. यहाँ से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग इलेक्ट किए जाएंगे वो अपने पॉपुलेशन के बेसिस पे होंगे, यानी कि एक व्यक्ति चुना जाएगा 10 लाख लोगों में. ठीक है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 सेक्शन में था, कुछ थे प्रोविंसेस कुछ थे प्रिंसली स्टेट्स. ये जो प्रोविंसेस थे वो ब्रिटिशर्स के अंदर थे, आपको याद रखना है, और प्रिंसली स्टेट्स में राजा हुआ करते थे, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव राजा थे. सो एज अ रिजल्ट प्रोविंसेस वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स. ये आपको पॉपुलेशन के बेसिस पे इन्होंने पूरा निकाला, और प्रिंसली स्टेट्स में इनको देने थे 93 सीट्स. ओके. इसमें भी फर्दर सब डिवीजन था. कैसा फर्दर सब डिवीजन? यानी कि इनको 3 कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया था. ये 3 कम्युनिटीज़ कौन कौन सी कम्युनिटीज़ थी? ये कम्युनिटीज़ थी बेसिकली बेस्ड ऑन रिलीजन. एक थी मुस्लिम, एक थी सिख्स और एक थी जनरल जिसमें बाकी के सारे रिलीजन आते थे. इनको भी अपने पॉपुलेशन के हिसाब से इन कम्युनिटीज़ पे फर्दर इन सीट्स को जो है वो डिवाइड करना था. और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे था सेपरेट इलेक्टोरेट. सेपरेट इलेक्टोरेट क्या सिस्टम है? ये सिस्टम है कि ये जो कम्युनिटीज़ थी, हमने देखा ना मुस्लिम्स को में डिवाइडेड थी, सिख्स में डिवाइडेड थी और जनरल में थी. सो अब मुस्लिम्स वाले लीडर के लिए इलेक्शन के लिए वोट देने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही जाएगी, सिख्स वालों के लिए सिर्फ सिख्स ही जाएंगे. तो ये क्या हो गया? हर एक कम्युनिटी थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती थी. अब हमारा नेक्स्ट सवाल है क्या मेथड था, किस मेथड से चुना करती थी? वो मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. आगे वाले चैप्टर्स में हम ये सारे चीज़ें समझेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होते हैं.
दीज आर द टाइप ऑफ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम चैप्टर आगे वाले चैप्टर्स में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई हमारे प्रोविंसेस की। नाउ अब प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा? प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे वर टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशंस। वो कंसल्टेशंस के थ्रू आए थे। सो इस तरह से ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किस तरह से इसको कॉम्पोजिशन है, क्या इसकी कॉम्पोजिशन थी? तो देखिए, हम पहले क्या बात कर रहे थे? पहले बात कर रहे थे उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला के बनी हुई थी। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ? पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो यहाँ पे जो बची हुई कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो उनके भी जो संख्या है, उनका भी नंबर है वो कम हो गया। तो जो भी मेंबर्स थे जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पाकिस्तान में आती थी, दे सीज टू बिकम द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसी तरह से इसका जो नंबर है 299 रिड्यूस हो गया एंड 284 बचा। कब तक? फाइनली 26 नवंबर 1949 तक। ये हमने देखा कि ये जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कम्युनल प्रेजेंटेशन था। यहाँ पे आपके कम्युनिटीज़ अपने अपने जो है लीडर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी और अपने लीडर्स को इलेक्ट कर रही थी। बट जब हमारा संविधान आया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, इट वॉज मोर कमिटेड टू द कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप, वन आइडेंटिटी, है ना। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी सिक्योर हुई, उसके साथ ही साथ रिलीजियस आइडेंटिटी को भी एक ही अम्ब्रेला में रखा गया। सो यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे कि हमने देखा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि ये जो लोग हैं वो उस तरह से नहीं चुने गए जहाँ पे सारे अडल्ट लोग, अडल्ट सिटीजन्स विद रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम, जेंडर, स्टेटस, एनीथिंग, है ना। वो ऐसा नहीं था कि वो ये सारे लोग जो हैं वो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट किए गए हैं, है ना। बट ऑल्दो बड़े सीरियस अटेम्प्ट किए गए इस असेंबली को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए। देखो, कोई भी अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा तब होती है जब उनका जो लीडर है वो कॉमन जो मास है उनसे लिया गया हो, है ना। आज हम बोलते हैं कि हमारे MLAs, MPs हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं क्योंकि उनको जाके हमने वोट किया है ना, इसलिए वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम था, पर तब भी यहाँ के मेंबर्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि हर एक रिलीजन से जो है रिप्रेजेंटेशन मिला। उसके अलावा यहाँ पे 26 मेंबर्स थे शेड्यूल कास्ट के। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में मेन की होल्डर थी कांग्रेस। ठीक है, उसने डोमिनेट किया यहाँ के इलेक्शंस को उस वक्त के बाद, उसके वक्त के समय में। और कांग्रेस पार्टी ने 82% जो है सीट्स रिजर्व की थी आफ्टर पार्टीशन। सो गाइज, द होल पॉइंट वॉज कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह बनाया गया, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? जो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, लोगों का उन पर विश्वास था और सपोर्ट था और उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, जिससे उसकी जो अथॉरिटी है वो सर्टेन रहे, राइट। सो दिस इज इट अबाउट दिस सेशन। आज के सेशन में हमने समझा अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी बेसिकली समझ रहे हैं, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, किस तरह से डेलिब्रेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का एक एक आर्टिकल, प्रोसीजर्स क्या फॉलो की गई उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट के। देखिए, हम नेशनल मूवमेंट से सीखते आए हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी क्या परछाइयाँ हैं वो हम देखेंगे, और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स कैसे किए गए हैं हमारे संविधान में वो जानेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं उनसे अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो डिराइव कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस सेशन. If you like this video, subscribe to our YouTube channel for more videos and updates, and also download our Sprint UPSC app to practice book, chapter or topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is perfect app to do all of this. Thank you, and I'll see you in the next video.